हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। हमारा जो स्केलेटन सिस्टम वाला चैप्टर था वो आज कंप्लीट हो गया है। उसमें हमने जॉइंट्स भी कवर कर लिए थे और हमने 11th 12th के बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। वी हैव कवर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ह्यूमन डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, बहुत सारे हमने क्या कर दिए हैं, टॉपिक कवर कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर टुडे। अ न्यू वीक कम्स विथ अ न्यू चैप्टर। सो लेट स्टार्ट। हम आज क्या पढ़ेंगे? दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान लगा के सुनेंगे। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो क्या होगा? नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हम आज नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द न्यू जोश एंड विद द न्यू एनर्जी। नया चैप्टर पढ़ेंगे तो नई जोश होनी चाहिए। मुझ में तो बहुत जोश भरा हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जोश में आइए और इस चैप्टर को स्टार्ट। ठीक है, देखो बच्चों, क्या होता है कि मेरे को अभी इतना जोश आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? नर्वस सिस्टम देख क्या होता है। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी क्रिएटिव सोच रहे हैं। मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने ये पेन होल्ड किया है, मैं जो भी आपको बोल रही हूँ, ये सब एक्टिविटीज किसके थ्रू हो रही है? नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, अब सपोज ये नर्वस सिस्टम एकदम से बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? जो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन है, मतलब जो हमारी बॉडी सारा काम कर रही है, वो अचानक से क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्यों कहा है? देखो, कंट्रोल मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस को हम स्टार्ट भी कर पा रहे हैं और स्टॉप भी कर पा रहे हैं। जैसे कोई मैं कार ड्राइव कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे सबसे पहले तो वो उसको स्टार्ट करना आना चाहिए। उसके बाद जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं, या कहाँ पर रोकना है, कहाँ पर स्पीड तेज करनी है, कम करनी है, उसके बाद फिर हम जहाँ पहुंच गए तो हमें गाड़ी को स्टॉप करना है। यानी सारा कंट्रोल क्या है? मुझ पे है। मतलब कि मुझे गाड़ी स्टार्ट भी करनी है, गाड़ी को रोकना भी है, और गाड़ी को रेगुलेट भी करना है। यानी कंट्रोल मतलब क्या होगी? गाड़ी को स्टार्ट भी करना है, गाड़ी को स्टॉप भी करना है, और गाड़ी को रेगुलेट भी करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है? कंट्रोल। ऐसे ही क्या होता है? नर्वस सिस्टम भी करता है, कंट्रोल करता है। ये हमारे उसमें चलाता भी है, रोकता भी है, रेगुलेट भी करता है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन क्या कहा है? कोऑर्डिनेशन मतलब होता है सब एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर चोट लग रही है तो ब्रेन काम कर रहा है। हमें यहाँ पर कुछ भी होता है तो हमारे ब्रेन तक क्या होता है? मैसेज पहुंचता है। इसका मतलब क्या है? सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का ये मतलब होता है। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम, मतलब क्या होता है? बहुत सारे सिस्टम जहाँ पर काम कर रहे होते हैं, जैसे बहुत सारे ऑर्गन। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, जितने भी हमने सिस्टम पढ़े होंगे वहां पर क्या हो रहे होंगे? बहुत सारे, वहां पर बहुत सारे ऑर्गन काम कर रहे होंगे। जब बहुत सारे क्या होते हैं, कोई भी चीज काम कर, जैसे क्या हो गया, जैसे आपको पता है, जैसे सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू में क्या कर रखते हैं हम? कंप्यूटर भी कनेक्ट कर रखते हैं, स्पीकर भी कनेक्ट कर रखते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। अगर एक चीज का भी डिस्टरबेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा कंप्यूटर अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो क्या होगा? तो हमारा कंप्यूटर क्या होगा? अच्छे से नहीं चल पाएगा। इसी तरह देखो, नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। सारा उसका खेल कहाँ से है? ब्रेन से है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, देखो कैसे। ये नर्वस सिस्टम कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो तो क्या होता है? जो हमारी बॉडी है उसके क्या होता है? मेन एक्सिस पर जो क्या होती है? नर्व्स होती हैं, उनको क्या कहेंगे हम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो हमारी सेंटर एक्सिस से अलग अलग पार्ट्स में है, उनको क्या कहेंगे? पेरिफेरल। मतलब किनारे की तरफ हैं या किनारे की तरफ जा रहे हैं, उनको कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होते हैं, जो क्या होती है? खुद से होती है। ऑटो मतलब सेल्फ, जो जो भी काम हमारी बॉडी कर रहा है वो खुद से कर रहा है, तो वो सिस्टम क्या कहेगा? ऑटोनोमस। अब देखो, यहाँ पर मैं एक चीज समझाना चाह रही हूँ। ये देखो, ये क्या है? हमारे पूरी नर्व्स फैली हैं, ये पूरा एक हमारा क्या है? नर्वस सिस्टम है। ये क्या है? ब्रेन है, ये है स्पाइनल कॉर्ड, और ये सारी वेव्स है। तो मैंने क्या कहा? जो सेंटर नर्वस सिस्टम है वो ये है, यहाँ से ब्रेन वाला पार्ट, ये ब्रेन वाला पार्ट, और ये स्पाइनल कॉर्ड। यानी ये क्या है? हमारी बॉडी के बिल्कुल सेंटर एक्सिस में है। लेकिन जो ये यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से इधर को जा रही हैं, ये जा रही हैं, या हाथों तक जा रही हैं, पूरी पेरिफेरल तक, ये सब क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये देखो, ये क्या है? एक एक्सोन है। एक्सोन मतलब बहुत, ये एक्सोन आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो ये देखो, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये देखो, मैंने अभी बताया था कि जो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन से? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और जो पेरिफेरल है वो क्या है? वो बाकी की जितनी नर्व्स हैं वो सब क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, मिलकर बना रही हैं।
और ये सारी की सारी 43 पेयर्स होती हैं, ठीक है। अब ये भी दो टाइप्स की होती है नर्व, एक तो क्रेनियल नर्व और एक स्पाइनल नर्व। क्रेनियल मतलब क्या होता है, जो ये ब्रेन, मैंने बताया था ना जब अभी हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था, तो हमने क्या कहा था, ये जो क्रेनियम होता है, ये वाला पार्ट क्रेनियम होता है, वहां पर से जो नर्व्स निकलती हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। और जो ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उसको क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। अब ये जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 12 पेयर्स होती हैं, और स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं, 31 पेयर्स होती हैं। ये दोनों मिला के कितनी बन गई, 43 नर्व्स, ठीक है। ये भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो कितनी होती हैं, ठीक है? वो 12 पेयर यानी 24 नर्व्स होती हैं, और वो 31 पेयर्स होती हैं, ठीक है, यानी 62। अब ऑटोनोमस तो क्या होता है, जो खुद से ही होता है, जैसे क्या होता है, मान लो हम क्या करते हैं, हमारे दिल का धड़कना, ब्लड पंपिंग करना, छींकना, ये सारी प्रोसेस ये हमारे कंट्रोल में तो नहीं है ना, ये तो खुद से हो रही है। क्या हम चाह क्या हमें पता है कि हम ये कह सकते हैं कि आज तो हम अपने दिल को 2 मिनट रोक लेंगे, ठीक है? ऐसा होता है, नहीं होता है इसको, ठीक है। जैसे जो आर्मी में जाते हैं फिर वो खुद कभी कभी क्या होता है, वॉलंटरी रिटायर ले लेते हैं, मतलब कि अपनी इच्छा से रिटायर ले लेते हैं। तो ये क्या है वैसे, इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी मतलब बिना इच्छा से, अपनी यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी मर्जी नहीं चल रही है, तो वहां क्या हो रहा है, कुछ भी जो हमारी बॉडी में अपने आप की जो प्रोसेस होती है उनको क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस सिस्टम, ठीक है। अब इन सब में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, ठीक है। ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट, हम अगर हम ब्रेन से ही अपना अगर हम ब्रेन से ही अपना टॉपिक स्टार्ट कर देते तो हमें बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती कि ब्रेन कैसा है। तो नर्वस सिस्टम में भी 3 पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके 2 पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ब्रेन, ठीक है। ब्रेन क्या होता है ये देखो, यहाँ पर क्या होता है ब्रेन में, अभी हम ये सब चीजें पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस के बारे में, सेरिब्रम के बारे में, ये सब अभी पढ़ते हैं। पहले हम थोड़ा सा ब्रेन के बारे में देख लेते हैं। स्टडी, जब ब्रेन की स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं न्यूरोलॉजी, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी। और जो ये डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं इनको। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। और ये लोकेशन यानी ब्रेन कहाँ पर होता है, ब्रेन होता है बिलो क्रेनियम, मतलब जो हमारा ये क्रेनियम है, पता है मैंने बताया था कि क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं, वो क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन देता है। जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी क्रेनियम बोन्स होती हैं स्कल में, वो क्या होती हैं, 8 बोन्स होती हैं, और वो क्या करती है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। अगर क्या हो गया, हमारे किसी वजह से सर में चोट लग गई या हम कहीं टकरा गए, तो क्या करती हैं, ये जो क्रेनियम होती है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि जो जॉइंट्स होते हैं, मैंने बताया था फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको इतना स्ट्रांग बनाए रहते हैं कि ब्रेन को क्या होता है, बिल्कुल कुछ नहीं होता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करे रखते हैं, ठीक है। और ब्रेन के बाहर इसमें एक लेयर भी बनी रहती है, ब्रेन को जो ये क्रेनियम होता है ना उसके अंदर, अगर लोकेशन पूछेंगे तो बिलो क्रेनियम इसके अंदर होता है, लेकिन उसके अंदर भी क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, ब्रेन मेम्ब्रेन, जो क्या करती है, उसको कवर करे रखती है बिल्कुल, कोई झटके न लगे, अगर मान लो ब्रेन तक कुछ शॉक, मतलब अगर ब्रेन तक कुछ झटका लग ही गया तो सबसे पहले क्या करती है, मेम्ब्रेन उसको संभाल लेती है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं मेनिंजेस। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि जो ब्रेन की मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं, जो ब्रेन की मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। और ये मेनिंजेस भी कितने लेयर्स से बनी रहती है, 3 लेयर्स की बनी रहती है। देखो कैसे दिखा देती हूँ मैं, ये देखो, ये एक ब्रेन है, ब्रेन के बाहर एक मेम्ब्रेन है, ये बाहर तो पूरा क्या होगा, ये तो क्या हो गया, ब्रेन हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये मेम्ब्रेन हो गई, और जो ये बाहर वाला दिख रहा है ये कवर, ये क्रेनियल बोन्स हो गई, ठीक है। ये क्रेनियल हो गया, तो क्रेनियल और ब्रेन के बीच में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है जो इस ब्रेन का प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मेलेंजेस कहते हैं। और ये मेलेंजेस भी इसकी भी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। 3 लेयर देखो, एक लेयर ये, एक लेयर ये, और एक लेयर ये देखो, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके अच्छे से देखें तो ये जो सबसे बाहर होती है, ये देखो, इसको कहेंगे डूरामेटर। और टूरामेटर के अंदर क्या होती है, ये होती है एक्रोनॉइड, और उसके अंदर ये वाली क्या होती है, पियामेटर। और उसके अंदर ये क्या हो गया, पूरा ब्रेन। तो ब्रेन का जो शेप होता है वो किसकी तरह होता है, आपको पता ही होगा, ये होता है वॉलनट के, अखरोट की तरह होता है ना। अखरोट अगर हम अखरोट खोल के देखते हैं तो वो हमारे ब्रेन के शेप का होता है, ठीक है, मतलब कि जो हमारा ब्रेन का शेप है वो वॉलनट की तरह होता है, ठीक है। और अगर ये जो जितनी भी लेयर्स हैं उसमें क्या हो जाएगा, अगर इस मेनिंजेस में इन्फेक्शन हो गया किसी, या किसी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, या किसी भी तरीके से इन्फेक्शन हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, मेनिंजाइटिस। तो उसको क्या कहेंगे, मेनिंजाइटिस डिजीज कहते हैं। ये एक बड़ी बीमारी है। अगर
इस मेम्ब्रेन में किसी भी तरीके से कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसको कौन सी डिजीज हो जाएगी, मेनिंजाइटिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है कि ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है जिसको मेनिंजेस कहते हैं, उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसको क्या कहेंगे, मेनिंजाइटिस। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। थोड़ा सा हम ब्रेन के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है ब्रेन। ठीक है, उसका वेट कितना 1450 ग्राम, यानी 1350 से लेके 1450 ग्राम तक किसमें होता है, मेल में होता है। लेकिन फीमेल में कितना होता है, 1250 टू 1350 ग्राम। ठीक है, अगर नॉर्मल एग्जाम में आ जाता है, किसी किसी बुक्स में नॉर्मली लिखा है कि 1300 से लेकर 1400 ग्राम तक क्या होता है, मेल का वेट रहता है, और फीमेल का क्या रह जाता है, 1200 से लेकर 1300। ठीक है, ग्राम। और जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है, 350 टू 450 ग्राम होता है। ठीक है, चाइल्ड में। तो मेल में कितना हो गया, 1300 टू 1400, उसके लगभग आसपास, और फीमेल के 1100 टू 1300, और बच्चों में कितना हो जाता है, 350 से 450 ग्राम तक। ठीक है, ये तो इसका वेट हो गया। अब कुछ सोचेंगे कि हाँ, हम तो बॉयज हैं, हमारा तो दिमाग, हम सोचते थे कि हमारा दिमाग सच में बड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्या होता है, जब मेल के कंपेयर में फीमेल का देखो, उनकी फिजिक ही छोटी होती है। देखो, मेल तो लंबे चौड़े होते हैं ना, तो जितना हर चीज लड़कियों में थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ पर ब्रेन कम नहीं है, यहाँ पर ब्रेन का वेट कम है। ठीक है, ब्रेन तो हमेशा लड़कों से ज्यादा ही होता है, तभी तो कोई भी एग्जाम देख लो, कोई भी कंपटीशन वाले एग्जाम देख लो, चाहे बोर्ड एग्जाम देख लो, यहाँ पर टॉप कौन कर रहा है, लड़कियां ही कर रही है। टॉप 5 में टॉप 4 लड़कियां ही होती हैं। ठीक है, तो इसमें ये मत कहना कि लड़कियों का वेट कम है तो उसका दिमाग कम है। यहाँ पर वेट की बात हो रही है, क्योंकि जितनी एक लड़की होती है उसके हिसाब से उसका वेट हम यहाँ पर बताया है। क्योंकि लड़के क्या होते हैं, थोड़े से लंबे होते हैं, थोड़े से चौड़े होते हैं, लेकिन लड़कियां थोड़ी सी छोटी और होती है। जैसे हर चीज में किडनी का भी थोड़ा साइज छोटा होता है, तो हर चीज इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, और इसमें कुछ फैक्ट हैं कि जो हमारा ब्रेन है ना, उसको क्या करते हैं, हम यूज ही नहीं करते हैं। जो हम यूज करते हैं ना, वो लगभग कितना यूज करते हैं, 5 to 7% ही यूज करते हैं। ठीक है, हम हमारे पास इतनी पावर है कि अगर हम चाहें तो कुछ परसेंट और यूज करके हम बिल्कुल तेज दिमाग वाले बन सकते हैं। जो साइंटिस्ट, जो आइंस्टीन लेवल के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो भी 8-10% ही यूज करे हैं। अगर हम अपना, तभी तो हमारे बड़े बड़े सब कहते हैं कि अपने दिमाग को यूज करो, यूज करो। वो बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि दिमाग अगर हम अपना यूज करने लगे तो हम क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हमारे अंदर पावर आ जाएगी, सोचने विचारने की, कुछ करने की, क्रिएटिव करने की। क्योंकि नॉर्मल हम क्या करते हैं, 5 to 7% ही क्या करते हैं, इसको ब्रेन को यूज करते हैं। और एक दिन में कितने थॉट्स आते हैं, देखो, 70,000 से लेके 80,000, 70,000 to 80,000 पर डे हमारे क्या आते हैं, थॉट्स आते हैं, और मोस्टली वो भी नेगेटिव आते हैं। ये भी एक स्टडी में देखा है कि क्या हुआ है कि नेगेटिव थॉट्स हमारे ज्यादा आते हैं, और एक दिन में 70,000 to 80,000 थॉट्स आते हैं। ठीक है, तो देखो, इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि दिन भर हमारे पास 80,000 थॉट्स हैं। कभी मेरा एग्जाम, कभी एग्जाम की डेट चली गई, कभी एग्जाम डेट आ गई, अब मेरा कल एग्जाम है, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, और मतलब उल्टा उल्टा ही दिमाग में आता है। ठीक है, उसमें फिर हम क्या करते हैं, दिन भर तो हम ऐसे उटपटांग चीजें सोचते रहते हैं, और रात को फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। तो हमारा ब्रेन तो इतना कुछ झेला है दिन भर, तो रात को वो आप कितना ही पढ़ पाओ, तो वो आपके ब्रेन में अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो इसका सबसे अच्छा टाइम क्या होता है, मॉर्निंग का। अगर आप क्या करते हैं, क्योंकि ये जो 70 टू जो 80 टू जो 70 to 80% थॉट्स आ रहे हैं ना, वो पूरे दिन की बात हो रही है। अगर आप फ्रेश सुबह सुबह उठ जाओ 4-5 बजे, और उसके बाद अपनी स्टडी करो, तो हमारा दिमाग उन थॉट्स से खाली है, दिमाग में कुछ है ही नहीं। तो हम आराम से पढ़ रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहा है, हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाता है, हमें लंबे समय के लिए याद रहता है। क्योंकि उस समय किसी तरीके कोई थॉट्स है ही नहीं, दिमाग खाली है, तो हम जो भी पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ज्यादा, जो बच्चे किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं या कोई टेस्ट निकालना चाहते हैं, तो आप सुबह पढ़ने की अपनी आदत डालिए। रात को तो ऑलरेडी इतने थॉट्स होते हैं, तो उसमें बेचारा वैसे ही थका रहता है, और सबसे बिजी ऑर्गन तो ब्रेन ही होता है, दिन रात काम करता है। ठीक है, उस टाइम इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि कितना, कितने परसेंट ब्रेन रात को काम करता है, कितने दिन में करता है, ये सब अभी आगे देखते हैं। पहले ये देखो, अब देखो, जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। किस तरीके से, एक तो फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन, एक हाइंड ब्रेन, एक हैंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। अब जो फोर ब्रेन है उसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रोसेफेलॉन भी कहते हैं। और जो मिड ब्रेन होता है उसको मीसो इंसेफेलॉन भी कहते हैं, और जो हैंड ब्रेन होता है उसको रोम्बे इंसेफेलॉन इंसेफेलॉन भी कहते हैं। ठीक है, ये इनके सेकंड नेम होते हैं, कौन से, प्रोस इंसेफेलॉन, मीजो इंसेफेलॉन और रोम्बो इंसेफेलॉन। ये क्या होते हैं, इनके दूसरे नाम होते हैं। वैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के नाम से ये फेमस होते हैं। ठीक है, ये देखो, जो जैसे ये ब्रेन है, तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको मिड ब्रेन कहेंगे, और ये जो पिंक वाला नीचे वाला पार्ट है इसको हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन कहेंगे, और ऊपर वाला जो सबसे बड़ा होता है उसको कहेंगे फोर ब्रेन। ठीक है,
अब देखो, जो हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, मैंने अभी दिखाया था कि ये सबसे बड़ा वाला पार्ट क्या होता है, फोर ब्रेन। कौन सा होगा सबसे बड़ा, फोर ब्रेन। और जो सबसे छोटा होगा, ये देखो, ये छोटू सा बीच में है, इसको क्या कहेंगे, मिड ब्रेन। ठीक है। और जो फोर ब्रेन होता है ना, वो भी तीन टाइप का होता है। ठीक है। एक तो थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस और एक सेरेब्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर ब्रेन के पार्ट कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सा फोर ब्रेन का पार्ट है, और अलग अलग ऑप्शन दे देंगे। तो थैलस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। ठीक है। ये क्या होता है, अब फोर ब्रेन में भी सबसे बड़ा सब पार्ट कौन सा होता है, ये सेरेब्रम। ठीक है। कभी कभी पूछ लेंगे कि सब पार्ट, जो लार्जेस्ट सब पार्ट कौन सा है, सबसे बड़ा तो क्या है, फोर ब्रेन। और अगर हम उसके अंदर पूछेंगे सब पार्ट, तो कौन सा है, सेरेब्रम। अब हिंड ब्रेन में क्या है, और पोन्स, पोन्स वेरुलाई, इसको पोन्स भी कहते हैं कभी कभी, और मेडुला ऑब्लेंगेटा और सेरिब्रम। ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये सेरिबेरम। सेरिब्रेरम और सेरिब्रम में लोग कंफ्यूज करते हैं। जो सेरिब्रम है वो फोर ब्रेन का पार्ट है, और जो सेरिबेलम है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है। तो इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखो, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने क्या कहा कि जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, जैसे ये इस पेन को होल्ड करना, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं आपको समझा रही हूँ, और जो आप समझ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो किसकी वजह से हो रही है, एक सिस्टम है जिसको नर्वस सिस्टम कह रहे हैं, वो सब ये चीजें करा रहा है। ठीक है। ये नर्वस सिस्टम भी तीन टाइप का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मैंने कहा था, वो जो सेंटर ऑफ, जो सेंटर एक्सिस में होता है, उसको कहते हैं, जैसे क्या मैंने बताया था, ये बीचों बीच है, तो यहाँ पर दो पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये किससे मिलकर बनेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है, बाकी की जितनी नर्व्स जा रही हैं, वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती हैं। और ये नर्व्स भी दो टाइप की होती है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स, जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, वो तो हमारे क्रेनियल से जाती हैं, ये वाले क्रेनियल से। और जो हमारी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, वो हमारी स्पाइन से, जो पीछे होता है बैकबोन से, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है। और इसमें 12 पेयर्स नर्व्स होती है, इसमें 31 पेयर्स होती हैं, टोटल 43 पेयर्स नर्व्स होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और ऑटोनोमस क्या होता है, जो क्या होता है, जो इनवॉलेंटरी प्रोसेस होती है, जैसे कोई भी दिल का धड़कना, दिल का पंप करना, लीवर का काम है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ये ब्रेन पढ़ा था, कि ब्रेन क्या होता है, ये जो क्रेनियल होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक वॉलनट के शेप का होता है। और जो ब्रेन होता है, उसकी जो स्टडी होती है, वो न्यूरोलॉजी कहलाती है। और जो उसके डॉक्टर्स होते हैं, जो ब्रेन का इलाज कराते हैं, उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। और इसकी लोकेशन क्या होगी, बिलो क्रेनियम, इसके अंदर होगी। और क्या होगी, एक लेयर भी होगी जो ब्रेन को प्रोटेक्ट, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होगी, उसको क्या कहेंगे, मेलेंजिस कहेंगे। इस मेलेंजिस की भी मैंने क्या बताई थी, तीन लेयर बताई थी। कौन कौन सी बताई थी, एक डूरामीटर बताई थी, एक आर्केनॉइड बताई थी, एक पियामीटर बताई थी। ठीक है। ये तीन लेयर से मिलकर बनी होती है मेनेंजेस। और इस मेनेंजिन में अगर किसी ने इन्फेक्शन, अगर किसी वजह से इन्फेक्शन हो गया, तो वो क्या कहलाती है, मेनेंजाइटिस कहलाती है। हाँ, एक चीज और बताना रह गया था मेरा, कि जो एक होती है डेथ, जो नॉर्मली हो जाती है, एक होती है बायोलॉजिकल डेथ। बायोलॉजिकल डेथ क्या होती है, जैसे बॉडी तो क्या कर रही होती है, काम कर रही होती है, इसको क्या कह सकते हैं, जैसे कोमा में जाना। तो ब्रेन क्या हो रहा है, वहां पर ब्रेन डेड हो गया, तभी वो हमें अपने इमोशंस को नहीं दिखा सकता है। उसको रोना आता है तो वो रो नहीं सकता, हंसी आ रही है तो हंस नहीं सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ब्रेन क्या हो गया है, कम्प्लीटली डेड हो गया है। और बॉडी उसकी पूरी वर्क कर रही है, मतलब कि उसका दिल भी धड़क रहा है, लीवर भी काम कर रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ब्रेन काम करना बंद कर रहा है। अगर ब्रेन काम करना बंद कर दिया, तो उसको क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल डेथ। मतलब जिंदा तो है वो, लेकिन मरा हुआ ही है। ठीक है। अगर ब्रेन ही काम नहीं करता, तो फिर वो कैसे बोलेगा। मैंने अभी कहा ना, हमारा उठना, बैठना, बोलना, हंसना, सब ब्रेन के कंट्रोल में है। तो अगर ब्रेन ही काम नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा वो, उसको क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल डेथ। ठीक है। एक ये ध्यान में रख लेना कि कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस तो क्या है, बिल्कुल कॉन्शियस है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप सुन रहे हैं ध्यान से, बिल्कुल। तो ये आप अभी कॉन्शियस माइंड से हैं, कि आप बिल्कुल पढ़ रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके। ठीक है। सब कॉन्शियस मतलब होता है कि जब आप सो रहे होते हैं। ठीक है। स्लीपिंग टाइम मतलब क्या होता है, उस समय ब्रेन क्या होता है, कुछ पार्ट उसका एक्टिव होता है और कुछ पार्ट उसका इनएक्टिव होता है। मतलब तो उस टाइम क्या हो जाता है, वो कुछ कुछ थोड़ा बहुत रेस्ट कर रहा होता है, और कुछ वर्क कर रहा होता है। ठीक है। तो वो सबकॉन्शियस है। और अनकॉन्शियस तो क्या हो जाता है, बेहोशी। जब हम क्या होने लगते हैं, बेहोश होने लगते हैं, और ज्यादा टाइम के लिए अनकॉन्शियस क्या हो जाती है, फिर डेथ हो जाती है। ठीक है। और मैंने अभी बताया था कि 70 to 80% यूज क्या कर लेता है, ब्रेन करता है। मतलब कि जितनी भी हमारे शरीर शरीर में एटीपी जो एनर्जी बनाता है, उसका 70 to 80% तो क्या ब्रेन ही ले लेता है। क्योंकि ब्रेन क्या होता है, फास्टेस्ट ऑर्गन, की वो 24 घंटे क्या करता है, नॉन स्टॉप काम करता है। तो जो काम करेगा, उसको एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी, तो क्या करता है, बाकी की और ऑर्गन 20% में ही सारा काम निपटा लेते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसको मिनरल चाहिए होता है सबसे ज्यादा, सोडियम का। सबसे ज्यादा सोडियम क्या चाहिए होता है, कौन सा मिनरल, सोडियम का। और ये क्या है, एक फेटेस्ट ऑर्गन है, मतलब कि फैट से बना ऑर्गन है। ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो ह्यूमन ब्रेन होता है, उसके तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और जो फोर ब्रेन होता है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है, और जो मिड ब्रेन होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है। और
उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो सबसे बड़ा फोर ब्रेन होता है, सबसे छोटा मिड ब्रेन होता है, और जो फोर ब्रेन होता है वो भी तीन पार्ट से बन के बना मिलके बना होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। और जो हिंड ब्रेन होता है वो क्या होता है, पोन्स वेरेलाई, पोन्स वेरेलाई जिसको पोन्स भी कहते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेरम। ठीक है, और ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा सब पार्ट है। ठीक है, तो ये सब चीजें तो आज हमने जनरल आइडिया ले लिया था। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ब्रेन के पूरे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन को हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और फिर हम जब नई क्लास में आएंगे तो आपको कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा करता है। और इन सब के कब हम क्या करते हैं, जब कब हमारा बैलेंस नहीं बनता है, कब हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। देखो कोई क्या होता है, बहुत एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, ये सब किसकी वजह से होता है, हमारे इन्हीं की वजह से। तो क्या हो जाता है, ये सब क्या होता है, यही ये जो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, यही सब क्या कराते हैं, हमारे इन सब चीजों में हमारे नेचर बदलने में, क्योंकि सब लोग का अलग अलग नेचर होता है, ये सब इसी की वजह से होता है। ठीक है, जब कोई ड्रिंक करता है तो फिर वो कैसे उसका बैलेंस नहीं बन पाता है, वो कैसे गिर जाते हैं। जब नया नया बच्चा होता है तो वो चलना सीखता है, तो उस टाइम क्या होते हैं, कुछ पार्ट्स नहीं बन पाते ब्रेन के, इसलिए वो क्या करता है, बैलेंस नहीं कर पाता है। धीरे धीरे जैसे ही वो पार्ट डेवलप हो जाते हैं तो वो अपने अच्छे से बैलेंसिंग करने लग जाता है चलने में। ऐसे ही ये सब अलग अलग चीज का अलग अलग पार्ट है। ठीक है, बाहर से हमें ठंड लग रही है, कौन बताता है, हमारे अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कौन बनाता है, तो ये सब चीजें किस किसके अंदर आता है, नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो हम पार्ट 2 लेकर कल आएंगे। और कैसी लगी क्लास, क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बाकी के जितने भी वीडियोस हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उनको भी वॉच आउट कर देना। स्केलेटन सिस्टम मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ाया था, और जेनेटिक्स के भी कुछ पार्ट्स हैं, और जितने भी फिजियोलॉजी का पार्ट है मैंने सब कवर कर लिया है। अगर आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप एक बार गो थ्रू जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय।